So my dear students, today we are going to perform an experiment of a resonance tube. Aim of our experiment is to measure velocity of sound in air at room temperature and then to calculate the velocity of sound at 0 degree Celsius. Since this experiment make use of the phenomena of resonance, we need to know something about resonance. ये resonance होता क्या है? Basically, each and every object has its own natural frequency of oscillation, natural frequency of vibration. जैसे आपने सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल किया, तो अगर इस सिंपल पेंडुलम को हम किसी लेंथ के लिए सस्पेंड करते हैं और अगर इसे डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, तो इस सिंपल पेंडुलम का जो ऑसिलेशन है, इट इज इट्स नेचुरल ऑसिलेशन, और ये जो फ्रीक्वेंसी है उसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं. अब अगर इस सिंपल पेंडुलम को हम किसी हैमर या किसी चीज से पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करें, तो इसका जो ऑसिलेशन है वो नेचुरल ऑसिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि हमने इस पर पीरियोडिक फोर्स इंपोज किया है. Then it is forced to oscillate with the frequency which is imposed on the simple pendulum. अब अगर इम्पोज फ्रीक्वेंसी जो हमने इसके ऊपर इम्पोज की है, वो फ्रीक्वेंसी इस सिंपल पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, इन दैट केस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बिकम्स मैक्सिमम एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज अ फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस. तो इस तरह कभी भी जब any two waves they coincide, they combine together, and in that case if frequency of these two waves match, exactly coincide, then in that case amplitude of vibration becomes maximum, और इसे हम phenomena of resonance कहते हैं. और इस phenomena को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे to find out velocity of sound. अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो apparatus रिक्वायर है, वो apparatus है, एक तो मेटेलिक ट्यूब है जिसे हम रेजोनेंस ट्यूब कहते हैं. देयर इज अ जार फिल्ड विद द वाटर, एक स्टैंड लिया हुआ है. देन वी आर गिवन ट्यूनिंग फॉर्क्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. हमारे पास 4 ट्यूनिंग फॉर्क है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के. इसके साथ हमारे पास एक रबर कॉर्क भी है. ट्यूब का डायामीटर मेजर करने के लिए हमें वर्नियर कैलिपर की जरूरत पड़ेगी, और रूम टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास एक ऑर्डिनरी थर्मामीटर है. एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें ऑब्जर्वेशंस जो नोट करने होंगे. इसमें पहला ऑब्जर्वेशन है रूम टेम्परेचर, जो हम इस ऑर्डिनरी थर्मोमीटर की मदद से ढूंढेंगे. सो इफ आई लोकेट द टेम्परेचर इन द ऑर्डिनरी थर्मोमीटर, देन इट शोज द रूम टेम्परेचर टू बी 30 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंटली. देन वी हैव दिस वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर की मदद से इसका जो अपर पार्ट है, विद दैट we can measure the inner diameter of the tube, or if we measure inner diameter of the tube with the help of vernier caliper, then this turns out to be, from vernier caliper, it is 3.554 centimeter. As if आपको वर्नियर कैलिपर का यूज कैसे करना पता है, तो इसकी मदद से आप इसका इनर डायमीटर मेजर कर सकते हो, और ये इनर डायमीटर यहाँ हमें मिलता है 3.554 सेंटीमीटर. और तीसरा, यहाँ पर जो एयर कॉलम बनती है उसका एक्सपांशन कोएफिशिएंट हमें दिया गया है, और दैट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन इज अल्फा, विच इज इक्वल टू 0.0036 पर डिग्री सेल्सियस. अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो ट्यूनिंग फॉर्क दिए गए हैं, हमें उन 4 ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करनी है. इफ आई लुक एट द 4 ट्यूनिंग फॉर्क्स, इस ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है. ये फ्रीक्वेंसी यहां पर मुझे दिख रही है 320 हर्ट्ज. दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क हमें दिया गया है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 288 हर्ट्ज. तीसरा ट्यूनिंग फॉर्क जो हमें दिया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी है 426.6 हर्ट्ज, और फोर्थ ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 480 हर्ट्ज. तो इस 4 फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन टेबल में अगर लिख लें, तो हमें वैल्यूज मिलती हैं 288, 320, 426.6
and 488 हर्ट्ज। अब सबसे पहले हमें किसी एक ट्यूनिंग फॉर्क को लेना है। हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा सकते हैं या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में जा सकते हैं। अगर हम सबसे पहले कम से कम फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क लें तो हमारे पास जो कम से कम फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी वैल्यू है 288 हर्ट्ज। इस ट्यूनिंग फॉर्क को लेकर हमें इसके हैंडल से पकड़ना है। ये जो प्रॉन्ज है यहां पर नहीं पकड़ना है। इस तरह इसे पकड़ के रबर कॉर्क जो हमें दिया गया है, इस रबर कॉर्क के ऊपर इसको स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक ऐसे करना है जिससे इसके ये टू प्रॉन्ज एक दूसरे के साथ टकराए नहीं, टकराने की आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर इस ट्यूनिंग फॉर्क को हम ऐसे स्ट्राइक करते हैं तो ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स जनरेट करेगा। इस ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके हमें इस ट्यूब के ऊपर वर्टिकली इस तरह से होल्ड करना है। जब हम ट्यूनिंग फॉर्क को वर्टिकली ट्यूब के ऊपर इस तरह से होल्ड करते हैं तब जो वेव्स इससे जनरेट होते हैं, ये वेव्स, ये वाइब्रेशंस एयर कॉलम के अंदर जाते हैं। जब ये वेव्स, ये वाइब्रेशंस एयर कॉलम के अंदर जाते हैं तो नीचे पानी की सरफेस आती है। दिस वेव्स स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यहां पर स्ट्राइक करके द वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। अब होता क्या है कि यहां से वेव्स नीचे जा रहे हैं, वाटर सरफेस पर स्ट्राइक करके वेव्स वापस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये दो वेव्स जब इकट्ठा होते हैं तब एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न जनरेट होता है। अब ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस ट्यूनिंग फॉर्क को लेकर जो वाइब्रेशंस एयर कॉलम में डेवलप होते हैं, इस एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी उसकी लेंथ पर डिपेंड करती है। यानी अगर हम इसकी लेंथ को चेंज करते हैं तो अंदर जो वाइब्रेशन डेवलप हो रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। अब इस ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करके, इसे वर्टिकली होल्ड करके अगर हम इसकी लेंथ चेंज करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर लेंथ पर ये एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मैच करेगी। और जब ये फ्रीक्वेंसीज मैच करेगी तब फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और जब रेजोनेंस होता है तब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम हो जाता है और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने से हमें एक बिग साउंड सुनाई देता है, क्लियर साउंड सुनाई देता है। जब ये साउंड हमें सुनाई दे तब हमें इस ट्यूब को लॉक करके इसकी लेंथ मेजर करनी है, एयर कॉलम की लेंथ मेजर करनी है। और ये जो एयर कॉलम है इसे हम लेंथ ऑफ रेजोनेटिंग एयर कॉलम कहते हैं। तो ये प्रोसीजर हमें हर एक ट्यूनिंग फॉर्क के लिए दो बार करना है। तो एक ट्यूनिंग फॉर्क के लिए 2 बार रीडिंग लेने हैं, L1 L2, सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क के लिए L1 L2, थर्ड ट्यूनिंग फॉर्क के लिए L1 L2 और फोर्थ ट्यूनिंग फॉर्क के लिए L1 L2। इस तरह दो बार हमें हर एक ट्यूनिंग फॉर्क के रीडिंग लेने हैं। और ये रीडिंग लेने के बाद हमें आगे कैलकुलेशन करके जो फॉर्मूला बताया गया है उस हिसाब से वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर ये मेजर करना है। और इसके साथ साथ फॉर्मूला से वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री ये भी हमें मेजर करना है। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, that is the tuning fork with frequency 288 Hz. We strike this tuning fork on the rubber cork and hold vertically on this tube, and we go on changing the length of this tube. If we go on changing the length of the tube at one particular length, we will get maximum sound and we need to record that position. आप ये साउंड सुन सकते हैं। As we go on changing the length, the intensity of sound goes on changing. हमें उस पोजीशन को रिकॉर्ड करना है जहां we get maximum sound position. So I feel कि यहां मैक्सिमम साउंड आ रहा है। I just lock the tube at this position. While locking, the length may little bit change. So what we do is we check it again. Now you can see that the maximum sound is coming. जहां maximum sound position मिलती है, we have to measure length of resonating air column. अब length measure करने के लिए हमें ordinary scale का इस्तेमाल करना है. Take the scale
just touch it to the surface of water and measure the length of resonating air column. So from the surface of water to the edge of the metallic tube, if I measure the length turns out to be 28.8 centimeter. So ये जो रीडिंग है that is equal to L1. So हमने एक रीडिंग ले लिया है. इसी ट्यूनिंग फॉर्क के लिए हमें दूसरा रीडिंग लेना है, सेकंड टाइम रीडिंग लेना है. सो आई रिपीट द सेम रीडिंग अगेन. सो आई ट्राई टू फाइंड आउट अगेन द लेंथ फॉर द सेम ट्यूनिंग फॉर्क. अगेन आई चेक. So clear sound is audible. Again I measure the length. If I measure the length again, there may be a little variation and the length turns out to be 28.9 centimeter this time. So we have taken readings for the frequency of 288 Hz. 288 Hz के लिए लेंथ ऑफ रेजोनेटिंग एयर कॉलम जहां मैक्सिमम साउंड पोजीशन हमें मिलती है, वो लेंथ हमें मिल रही है 28.8 सेंटीमीटर एज L1 एंड 28.9 सेंटीमीटर एज L2. अब हम दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 320 हर्ट्ज. नाउ लेट अस टेक द सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क that is having frequency of 320 Hz. Now friends, as frequency increases, length of resonating column goes on decreasing. Actually, we know that the multiplication of frequency and wavelength remains constant. So because our length of resonating air column is correlated to the wavelength, the multiplication of frequency and length that remains constant. So अगर हम lower frequency tuning fork लेते हैं तो उसके लिए जो length आती है, then after if we goes on increasing the frequency, then length of resonating air column goes on decreasing. So अगर हम higher frequency लेते हैं तो अब length जो है that will go on gradually decreasing. So we need to go in one particular direction. अगर हम lower से higher जाते हैं या higher से lower जाते हैं, by taking 320 Hz tuning fork, again we repeat the experiment and check किस length के लिए हमें resonance मिलता है. So we keep this tube open, strike the tuning fork and check. जहां मैक्सिमम साउंड सुनाई देता है, we lock the tube at that position. Again check the position. आप मैक्सिमम साउंड सुन सकते हो. So again we measure the length of resonating air column for this particular frequency. और अगर हम इसे measure करें, I can see that the length of resonating air column यानी water surface level से edge of the tube तक जो length हमें मिलती है, that turns out to be 26.1 centimeter. So this reading is L1 for frequency 320 Hz. इसी तरह we can repeat the same thing for the same frequency. We will have another length L2. Now again we check the same thing for another tuning forks. So we take the tuning fork with frequency 426.6 Hz. Again I keep the tube open, strike the tuning fork and find the position for maximum sound. I can hear maximum sound at this position. So again I lock the tube, again repeat the things and check. So you can see that I can hear this sound from this position. मुझे इसके लिए इसके नजदीक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. साउंड मुझे यहाँ तक क्लियरली सुनाई देता है.
ऑफकोर्स ये साउंड दूर तक सुनाई देगा, पूरे हॉल में सुनाई देता है, इतना क्लियर साउंड आना चाहिए, वो लेंथ हमें मेजर करनी है। अगर इस ट्यूनिंग फॉर्क के लिए भी हम लेंथ मेजर करें तो लेंथ ऑफ रेजोनेटिंग एयर कॉलम फॉर द फ्रीक्वेंसी 426.6, this turns out to be 19.2 centimeter. So for this tuning fork, that is frequency 426.6, L1 turns out to be 19.2, यानी 19.2 centimeter. Again, we can repeat the same thing for the same tuning fork. We can get another length L2. अब lastly, we check the length of resonating air column for the highest frequency tuning fork, that is for 480 Hertz. लॉक करके वापस अगर इसे चेक करें, क्लियर साउंड आप सुन सकते हो। We measure the length of resonating air column L1 for this length, this frequency. So if we measure length, the length turns out to be 16.6 centimeter. So it is L1 for the frequency 488 Hertz. In the same way, we can measure L2 for the same frequency. इन सारे रीडिंग्स को अगर हम ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट डाउन करें तो हम आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। So let us put up all these readings in observation table and proceed for the calculations. So friends, the readings that we have taken for different tuning forks, I have put up them in this observation table. As you can see, for frequency 288 Hertz, L1, L2 are 28.8 centimeter and 28.9 centimeter. For 320 Hertz, the values of L1 and L2 are 26.1 and 25.9 centimeter. For 26.6 Hertz, the values of L1 and L2 are 19.2 centimeter and 19.3 centimeter. And for tuning fork of frequency 488 Hertz, the values are 16.6 and 16.8 centimeter. Now I show you the calculation for a single frequency tuning fork for 288 and then rest of the calculations you have to perform. अब इसके लिए अगर हम कैलकुलेशन देखते हैं तो after taking readings of L1 and L2, we need to find out the mean length L. That means L1 plus L2 divided by 2. So अगर इन दोनों का मीन ढूंढे, that turns out to be 28.85 centimeter. Once we get the mean length, we have to add end correction in this length. So in observation, we have measured diameter of the tube, that is 3.554 centimeter. Multiply by 0.3 will give you the value of 1.066 as an end correction. और इस end correction को हमें mean length L में add करना है. So if I add this value in mean length, the value turns out to be 29.91 centimeter. After calculating capital L, that is corrected length, in the next column, we have to multiply this corrected length and frequency eta. Eta is a symbol written for frequency in this observation table. So if I multiply eta with capital L, that is corrected length, means multiplication of 288 into 29.91, we get a value of 8614 point something, and we have not written that value after decimal point. So in this way, we have found this value 8614. Now what you have to do is, you have to calculate this mean length, corrected length and eta L for the rest of the three tuning forks. So you will get values of eta L in this column, 3 more values. So with these 4 values, again you have to find out the mean value of eta L. So before we proceed for further calculation, I request all of you to calculate and finish up this table. So my dear students, if you calculate the values, the data given in the observation table, then you will find the values of eta L, 8614 first we calculated, and then after the values turns out to be 8659, 8664 and 8667.
If we take a mean of all these four values, it turns out to be 8651. So value of mean eta L turns out to be 8651. With this value, if we do calculation, then the first calculation that we do is velocity of sound at room temperature T, and that is equal to 4 times eta L. That means 4 into 8651. The value turns out to be 34604 centimeter per second. Second calculation that we carry out is the velocity of sound at 0 degree Celsius, and V0 is equal to Vt upon 1 plus alpha T. The value of Vt from above is 34604 divided by 1 plus value of alpha 0.0036 into temperature that we recorded was 30 degrees Celsius, and the calculation turns out to be 31231 centimeter per second. So this way we have measured the velocity of sound at room temperature, and from that we have calculated value of velocity of sound at 0 degree. और ये दोनों values आपको result में लिखनी है. That means velocity of sound at room temperature as well as velocity of sound at 0 degree. So if you write down these two values in the result, then our experiment is over at this point. Thank you.